भी इस क्षेत्र में रही हैं। आज़ादी के समय जब भारत और पाकिस्तान के रूप में इस हिस्से का बंटवारा हुआ तो थार रेगिस्तान जो है वो कुछ हिस्सा उसका हिंदुस्तान में रह गया और कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान में रह गया। पर जैसा मैंने बताया कि इसके बावजूद हमारे आपसी संबंध बने रहे, हमारा आना जाना बना रहा, हमारे परस्पर रिश्तेदारियां जो हैं बनी रही। वहाँ से लोग यहाँ आकर अपने बच्चों की शादियों जो है लगातार करते रहे और यहाँ से जो हैं यहाँ के जो परिवार हैं वहाँ पर भी वो इसी तरह से रिश्तों के बंधनों में जो है बंधे रहे। और किसी भी क्षेत्र को जो है उसमें आपसी और परस्पर ताना बाना बना रहे, इसके लिए आवागमन का जो साधन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ा परस्पर आने जाने का जो साधन हुआ करता था वो आज़ादी से पूर्व 1892 में तत्कालीन रियासतें जो थी हैदराबाद और मारवाड़ की, उन्होंने एक रेल मार्ग के मार्फत इसे शुरू किया और एक रेल मार्ग के मार्फत इन दोनों रियासतों को जोड़ के रखा, जिसमें पूरा थार डेजर्ट जो है वो कवर होता था। आज़ादी तक वो अनवरत यूं ही चला। उसके बाद में 1965 तक भी वो लगातार चला। 1965 के अंदर जो ये रेल मार्ग जो है वो बंद हुआ। फिर जनता की और हम सब लोगों की भारी जो यहाँ के जो निवासी उनकी भारी मांग के कारण 2006 में इस रेल मार्ग को पुनः शुरू किया गया और यहाँ से जाने वाली ट्रेन का जो है नाम वो थार एक्सप्रेस रखा, जो भारत और पाकिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए और आवागमन के लिए जो है शुरू की गई। 2006 से लगातार चलने के बाद में हुआ ये कि पिछले कुछ साल पहले किसी कारणवश जो है इस ट्रेन को बंद कर दिया गया और दोनों देशों का जो आपसी परस्पर तनाव था उसके कारण से जो इस क्षेत्र में नहीं कहीं और था, पर इसके बावजूद जो है वो आवागमन के रास्ते बंद किए गए। पंजाब से भी बंद किया गया, हमारे यहाँ से भी बंद किया गया, अन्य जो साधन थे उनको बंद किया गया, परंतु उन सभी साधनों को फिर से शुरू कर दिया गया। पंजाब से आना जाना शुरू है, बाकी के जो आवागमन के साधन है वो शुरू है, पर हमारा ये जो थार से का जो आपसी संबंध का जो ये परस्पर आने जाने का जो साधन हुआ करता था, इसे अभी तक भी शुरू नहीं किया। और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं ये आप और हम सब जानते ही हैं, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि जो वहाँ से हमारे भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं, जो हमारे परिवार यहाँ रह रहे हैं, वो खुद भी अपनी बात को रखें और आपको बताएं। इसीलिए आज मेरे साथ में पाक स्थापित जोमा दर्जी चारण हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे कि ये ट्रेन हम लोगों के बीच में क्यों ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारा और पाकिस्तान के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता भी है और जिस समझौते को बनाए रखने के लिए भी इस ट्रेन की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जोमा दर्जी बताएंगे आपको कि क्या है हमारा द्विपक्षीय समझौता और क्यों हमें इस ट्रेन की ज़रूरत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो 1892 के अंदर जब एक ट्रेन की ज़रूरत थी तो आप इस दोनों इलाकों की महत्वता इस बात से समझ सकते हैं कि उस ज़माने में भी एक ट्रेन चलाई गई थी जो लोगों को कनेक्ट करती थी, और अगर आज देखा जाए तो उसकी कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको 2019 में और 65 साल के एक बड़े संघर्ष के बाद जो ट्रेन शुरू हुई थी उसको 2019 में एक छोटे कारण के कारण ये बंद कर दिया गया। और बंद तो हुई, लेकिन इसके साथ और भी साधन बंद हुए थे, लेकिन वो चालू कर दिए गए, लेकिन ये ट्रेन आज भी बंद है। अब सबसे पहली बात ये है कि ये सिर्फ ना लोगों को जोड़ती है, लेकिन ये बहन बेटी का भी इससे रिश्ता है। इससे जो है वो कई हस्बैंड वाइफ भी ट्रैवल करते हैं। इससे जो है वो माँ को बेटे से भी इसने जोड़ा है। इसके साथ लोग जो है वो इलाज कराने के लिए कराची से, हैदराबाद से, अमरकोट से यहाँ अहमदाबाद और बॉम्बे भी आते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप मानो ना मानो हिंदू आस्था के अनुसार यहाँ लोग अस्थियाँ ले आकर के उसका भी यहाँ गंगा जी में विसर्जन किया करते थे। और ये 2019 के बाद बंद होने के कारण अब हम लोगों को, खास करके जो विस्थापित है, उनको पंजाब में अमृतसर वाघा के बॉर्डर से ट्रैवल करके और यहाँ सिर्फ 300 किलोमीटर जाने के लिए हमको यहाँ से जो है वो 2500 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैवल करके जाना पड़ता है। एक 1974 के अंदर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था जिसको प्रोटोकॉल ऑन
विजिट्स ऑफ रिलीजियस श्राइन्स नाम से कहा जाता है। तो उस समझौते में कुछ ऐसे रिलीजियस धार्मिक स्थल है जो यहाँ हैं और कुछ ऐसे है जो वहाँ हैं। अब उन दोनों की विजिट के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी एक साधन होता था। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें हिंगलाज माता है, जिसमें सिंधी समाज का शादानी दरबार है, जिसमें हुर जमात का पीर गोट है, जिसमें सरवरी जमात का हाला है, जिसमें जो है वो जिलानी जमात का कामारो शरीफ है, जिसमें मीरपुर माथेलो में है, जिसमें सिंधी समाज का एक और झूलेलाल का है। अगर हम यहाँ आएँ तो उसमें काशी है, मथुरा है, जिसके अंदर जो है वो हरिद्वार है। यहाँ जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती थी वो इस ट्रेन के माध्यम से होती थी। अब ये ट्रेन 2019 से बंद है, उसके कारण यहाँ बहुत सारे लोगों की धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो यहाँ ना आ पाते हैं ना जा पाते हैं। अब एक तो ये हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, और इसके अलावा यहाँ धार्मिक लोग जब आते थे तो यहाँ उसका कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता था। उससे कुछ यहाँ जो है लोग, एक टूरिज्म भी डेवलप हुआ था जिसको रिलीजियस टूरिज्म नाम से कहा जाता है। अब 2019 के बाद ये सारी ट्रेन बंद होने से, और ख़ास करके इस इलाके में जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, और हमारे वहाँ अगर देखा जाए तो अमरकोट है, सांगड़ है और मीरपुर खास है, इन डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक ट्रेन से बढ़कर सिर्फ एक ये कनेक्टिविटी की लाइन नहीं थी, ये ट्रेन से बढ़कर बहुत कुछ था। लेकिन अब हमारी ये तत्काल डिमांड है कि जब सारे रास्ते बंद शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें करतारपुर की कॉरिडोर भी है, जिसमें पंजाब का बॉर्डर भी है, तो इस एक ट्रेन को सिर्फ बंद करने का कोई ऐसा उल्लेख खास कारण नहीं है। दूसरी बात यह है, तनाव देशों के बीच में हमेशा होते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में भी तनाव हुआ था, उसमें भी वीज़ाएं बंद कर दी गई थी, उसमें भी ट्रैवल बंद था, लेकिन उसको 1-2 महीने के बाद पुनः वापस शुरू कर दिए गए। चाइना से भी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन हमेशा ख़राब रहते हैं और उसमें कई तो फौजी झड़पें भी होती है, फिर भी कभी भी कम्युनिकेशन के साधन बंद नहीं किए जाते। तो ये एक खास सिर्फ इस ट्रेन के लिए ही ये अप्रोच क्यों है? जब बंद होनी चाहिए तो सब बॉर्डर बंद होने चाहिए। तो हमारी यही डिमांड है कि ये एक सिलेक्टिव अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए, इस ट्रेन को दोबारा बहाल किया जाए। अब कुछ हमारे यहाँ लोग हैं जिनके परिवार डिवाइडेड हैं, वो भी आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे, जैसे मैं मंगूराम जी को हैंड ओवर। नमस्ते जी। सही। नमस्कार, मैं मंगूराम सन ऑफ तोगाराम भील समाज से हूँ और वहाँ जमशाबाद तालुका जमशाबाद ज़िला मीरपुर खासन से था। अभी मुझे यहाँ आए 10-12 साल हो गए और हमें अभी आने जाने की बहुत परेशानी है। वहाँ से जो लाहौर से बहुत लंबा रूट पड़ता है, भाड़ा खर्चा भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए कृपा करके ये जो ट्रेन खोली जाए, यहाँ से आने जाने की हमारे बाकी जो भी है वहाँ पे जो भी है हिंदू मुसलमान उन सबको आने जाने के लिए यहाँ से जो ट्रेन खोली जाए वो सुविधा हो जाए। हमारे साथ में राम सिंह जी सोडा हैं, वो भी अपने परिवारों के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। जैसा कि जोमंडल जी ने कहा था कि वहाँ से रिलीजियस भी है, तो इसमें ठियाड़ा मठ ब्याजलार में गुरु गोरखनाथ जी का सारे 80% जो है उनके जो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो सिंध में रहते हैं। वो भी अगर आज थर एक्सप्रेस खुली होती तो यहाँ आते और हमें गुरु जी के दर्शन होते। दूसरी बात यह है कि मैं सोडा हूँ, तो हमारे वहाँ एक ही गोत्र के लोग हैं। सोडा है तो सोडा की सोडा में आपस में रिश्तेदारी नहीं होती है, तो हमारे जितने भी रिश्तेदारी है वो यहाँ हैं। तो मैं इसको ट्रेन को कहूँगा कि ये अगर खोल दे तो ये दामाद बेटी का जो है ना रिलेशन ये मेंटेन हो सके। अभी जैसे कि किसी की शादी करनी है तो बेटी जहाँ है शादी करी है, लेकिन उनके सारे रिलेटिव्स वहाँ रह रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण अपने आज के टाइम में भी हो रहे हैं। अगर ये ट्रेन खुल जाती है और वीज़ा में सरलीकरण किया जाए तो हमारे लिए इजी रहेगा, और ना वहाँ जो रह रहे हैं सिंध में लोग वो भी माइग्रेट नहीं करें। हम चाह रहे हैं वहाँ ही रहे भले, लेकिन वहाँ अगर ट्रेन खुली है तो क्या है कि वो इजीली अपने रिलेटिव से यहाँ मिल सके
और यहाँ पर जो है अपने रिश्तेदारी या बच्चों की शादी यहाँ करे या बेटों की शादी वहाँ हो, ये सब रिलेशन मेंटेन हो सके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि जितना जल्दी हो सके, जैसे दूसरे सारे जो है बॉर्डर खुले हुए हैं, ऐसे हमारी थार एक्सप्रेस को खोल करके और इस रिलेशन को, दामाद बेटी के रिलेशन को मेंटेन रख सके हम लोग। धन्यवाद सर। हमारे साथ में प्रहलाद गांधी हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। आप सभी पत्रकार बंधुओं का जैसा आज़ाद सिंह जी ने, जोमानत जी ने, राम सिंह जी ने, मंगूराम जी ने इस रेल यात्रा रेल रूट बंद होने के बाद की जो समस्याएं उनके बारे में आपको बताया। वास्तविकता ये है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही आपसी रिश्ते भी बढ़ते हैं। सिंध और हिंद के रिश्ते हमारे यहाँ पर्टिकुलरली राजस्थान और सिंध की कनेक्टिविटी भी साथ में थी, आपस में रिश्ते सदियों से हैं। ठीक है, विभाजन के बाद में कुछ समस्या आई, पर ये अगर रास्ता चालू होता, नहीं चालू है तो भी दूसरी जगह से आते हैं। दूसरे यहाँ एजुकेशन का स्तर भी कम था, सिंध में भी कम है और हमारे यहाँ मारवाड़ में भी कम है। तो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए 2500 किलोमीटर का राउंड अप सफ़र करके उनको आना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत दूभर होता है। यहाँ ये रूट अगर चालू होता तो बुजुर्ग माँ है, अपनी बेटी उन्होंने पहले वहाँ कहीं ब्याही है या वहाँ से बेटी यहाँ ब्याही हुई है, वो अपने पेरेंट्स से अपने पियर में जाने के लिए 27, 28, 30 साल हुए, नहीं जा पाई थी। 2006 में जब ये रूट खुला तो लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ था। 2019 के बाद जिन भी कारणों से ये बंद रहा है, अब सरकार से हमारा सबसे ये सबका निवेदन है कि इस रूट को पुनः चालू किया जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो सके। 2500 किलोमीटर का चक्कर न लगा करके जब वो रूट चालू हो गए हैं तो सिंधियों ने और मारवाड़ियों ने हमने क्या गुनाह किया। सिंध और गुजरात, इवन यहाँ पंजाब के भी कुछ इलाके जो हमारे से मिलते हुए, उनको आवागमन के लिए बहुत सुगम रास्ता था, सुविधा थी लोगों के लिए। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो बढ़ाना है, उससे हमारे रिश्ते सुधरेंगे। इसलिए हमारा ये आह्वान है कि मेहरबानी करके इस रूट को चालू करें। धन्यवाद। साथियों, जैसा अभी आपने सुना और समझा कि ये हमारे लोगों की एक दुख है, एक दर्द है, और आप और मैं मिलके ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे लोगों का जो दुख और दर्द है उसकी एक आवाज़ बने। मेरा राजनीति में होने का भी मकसद यही है और आपका पत्रकारिता में होने का मकसद भी यही है कि हम हमारे लोगों का जो है दुख दर्द की आवाज़ बन सकें। और मैं आपसे विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये किसी देश से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दो इस तरह के लोग जो एक ही क्षेत्र में रहे हैं, एक ही साथ पले बड़े हैं, उन्हें अलग हो जाना और उन्हें आपस में नहीं मिलने देने जो है ये कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इसलिए ये लोगों से जुड़ा विषय है। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोग लोगों की बात को रखें, लोगों की बात को समझें और लोगों की बात को आगे तक पहुँचाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्फत ये बात आगे तक जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पिछले दफ़े भी कहा था, मैं इस दफ़े भी कहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल से जुड़े हुए हों, क्योंकि ये मुद्दा हमारे बाड़मेर का है, हमारे बाड़मेर के लोगों का है, इस थार के रेगिस्तान का है। तो मैं आपके मार्फत उन जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को वो विधानसभा में, लोकसभा में, जिस प्लेटफॉर्म पे वो रख सकते हैं, अपने पार्टी के विदिन जहाँ कहीं भी या किसी और संगठन के मार्फत भी वो अगर इसे रखेंगे तो हमारे इस मुद्दे में कहीं ना कहीं जो है ताकत मिलेगी और यहाँ के लोगों को जो है कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा। इस दुख दर्द को वो समझें और जब भी मुद्दों की बात हो तो इधर उधर बच के भागे नहीं, उन मुद्दों पर जो है बात करें, अपने लोगों की बात करें और जहाँ जहाँ सक्षम रूप से वो रख सकते हैं तो वहाँ तो उन्हें रखना ही चाहिए, ये बात उन्हें करनी ही चाहिए। धन्यवाद। सर, करतारपुर कॉरिडोर को करोड़ों रुपए खर्च करके चालू किया गया, वहाँ की जन भावनाएं की इतनी कद्र हो गई, थार की जन भावनाओं की कद्र नहीं हो रही है। किस एंगल से देखते हैं? क्या ये राजनीतिकरण है? आपके सवाल को थोड़ा सा उसमें मैं चेंज करूँ। करतारपुर बॉर्डर के लोगों के जनप्रतिनिधियों की बात सुनी गई और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस बारे में बात नहीं की है, इसलिए उनकी बात को नहीं सुना गया। देखिए, एक बहुत इस सिस्टम को हमें समझना चाहिए कि हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जनता की आवाज़ जो है वो जनप्रतिनिधि के माध्यम तक ही आगे पहुंच पाती है। संसद में तो आप और मैं बात नहीं रख सकते, लोकसभा में तो, विधानसभा में तो आप और मैं बात नहीं रख सकते। हम लोग यहाँ बात रख सकते हैं ताकि हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को जो है समझे और आगे बात को रखें।
मैं पंजाब के राजनेताओं को जो है मजबूत मानता हूं कि जिन्होंने ये अपनी बात को रखा, अपने लोगों की समस्याओं को हल किया। और कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जो है इसमें कमज़ोर हैं और वो हमारी बात को नहीं रख पा रहे हैं। पिछले हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में भी है, हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में भी है, और जो है हमारा अगर जनप्रतिनिधि इस बारे में बात नहीं कर रहा है तो हमें उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जबकि सरकार हर बार नागरिकता के नाम पर टीआरपी लेती रहती है, और जब हकीकत की बात करें और धरातल की बात करें तो नागरिकता के अलावा हम कुछ देखिए, ही नहीं। हमारे परिवार के लोग वहाँ पर आना जाना स्वाभाविक है कि हमारे बीच में रहेगा ही, और रहना भी चाहिए। मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अगर वहाँ रहे और वो यहाँ आना चाहे तो उसे आने जाने की छूट क्यों नहीं दी जाए। टीआरपी को भी छोड़िए, क्या ये एक मानवीय मुद्दा नहीं है कि एक बेटी जो है वो माँ से मिल सके, एक पिता जो है पुत्र से मिल सके, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सके, एक भाई एक बहन से मिल सके? ये मानवीयता नहीं है क्या? टीआरपी से पहले हम लोग मानव भी तो हैं, इंसान भी तो हैं, और ये इंसान की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम लोग राजनीति में भी रहते हुए भी, पत्रकारिता में आप लोग रहते हुए भी, हम लोग 100 काम करते हैं। मुझे मालूम है कि हमें बहुत सारे काम करने ही होते हैं, बहुत सारी सब चीज़ें करनी होती हैं। इसके बावजूद मेरा आप लोगों से निवेदन है, और मेरा बाकी जनप्रतिनिधियों से भी आपके मार्फत निवेदन है, और आप भी उनसे बात कीजिए कि साहब जब हमारे बाड़मेर के जो इस तरह के मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं उन पे कोई क्यों नहीं बात करता, उस पर क्यों नहीं। और जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे तो इस लोकतंत्र में जब तक आप बात नहीं रखोगे, आपकी बात को समझा कैसे जाएगा, सुना कैसे जाएगा, और उस पर फैसला कैसे होगा। इस मामले में आपने विदेश मंत्रालय से या कहीं से आपने बात की है, किस कारण बंद है और क्यों नहीं खोले जा रही है? अगर सिर्फ बात पत्राचार की करें तो इस बारे में विदेश मंत्रालय से पहला पत्राचार हो चुका है, पर किसी तरह का जवाब जो है वहाँ से प्राप्त हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब, क्योंकि देखिए कि अब जो है एक ऐसा वक्त है कि जिस समय हमें उम्मीद है कि परिस्थितियाँ भी अनुकूल है, और दोनों देशों के मध्य अभी तनाव वाली स्थिति भी ऐसी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि तनाव के बाद में तो बहुत सारी स्थितियाँ बदल गई, पंजाब का और दूसरा जो हिस्सा है उसे शुरू कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस पे जो है देखा जाएगा और इस मुद्दे को का कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। हटाना।